हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर लक्ष्य नीट बैच, जिसमें हम न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले दो लेक्चर में हमने क्या बात की थी? पहले दो लेक्चर में हमने बात किया था व्हाट इज न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का साइज क्या होता है, न्यूक्लियाई का न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से पार्टिकल है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर की रेडियस क्या होती है। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। व्हाट इज मास डिफेक्ट, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, मास एनर्जी रिलेशनशिप, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई न्यूक्लियाइज आता है तो उसे एनर्जी क्या होता है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबल हो रहा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अनस्टेबिलिटी को लेकर एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी में जाएगा। अगर कोई चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है तो स्टेबल होने के लिए एनर्जी अपना कम करना चाहता है तो एनर्जी रिलीज करता है। क्यू वैल्यू के कंसेप्ट को भी समझा था, क्यू वैल्यू के कंसेप्ट को भी हमने समझा था। ठीक है ठीक है, चलिए तो आज न्यूक्लियर फिजिक्स के थर्ड लेक्चर में हमारा गोल क्या होगा? न्यूक्लियर फिजिक्स के थर्ड लेक्चर में हमारा गोल है मोक्षा इन अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके न्यूमेरिकल को हम समझेंगे। अभी हम बेसिक टाइप ऑफ डीके पे जा रहे हैं, टाइप ऑफ डीके और इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। कौन सा डीके कब होता है, कैसे होता है, इन सब चीजों को हम समझेंगे। दूसरी बात अभी हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ रहे हैं। जो होता है ना लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके कम से कम 40 सवाल आपको मैं कराऊंगा, 40 सवाल कराऊंगा। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी के जितने आज तक सवाल पूछे गए सब आपको करा दूंगा। और साहब आप पे उस पे जोरदार एमआर स्टार और पीएचडी बताऊंगा। एक भी सवाल में आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। रेडियो एक्टिविटी जिसमें हाफ लाइफ के सवाल आते हैं, आपको 40 से 50 सवाल करा दूंगा, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करा दूंगा। और एक सवाल नहीं, ऐसा बोलना थोड़ा सा कठिन है, एक दो सवाल न्यूमेरिकली टफ होते हैं जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। 99% और नीट में जितने पूछे हैं ना उसमें 100% आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज की गोल की तरफ, अल्फा डीके की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ डाउट और लास्ट क्लास के रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने बोला मेरे से कि सर जब आपने ये, ओम जी नाम है बच्चे का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस इसका आपने ग्राफ बनाया था, तो आपने बोला कि जब साइज छोटा होता है तो बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, साइज जैसे जैसे बढ़ाते हैं बाइंडिंग एनर्जी शार्पली इंक्रीज होता है, फिर थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है और फिर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करता है। तो आपने बोला था यहां पे साइज बड़ा होता है और यहां पे साइज छोटा होता है। लेकिन 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 हमने तो यह पढ़ा था कि सबका साइज 1 फर्मीमीटर होता है। बेटा चोमूदास, ये कहां पढ़ा था आपने? ये कहां पढ़ा था आपने? सारे न्यूक्लियस का साइज 1 फर्मीमीटर है, क्या मैंने ये पढ़ाया है? आप बताएं, क्या मैंने ये पढ़ाया है? नहीं बेटा, हमने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस का साइज फर्मीमीटर के ऑर्डर में होता है। फर्मीमीटर के ऑर्डर में होना और 1 फर्मीमीटर होना में फर्क है। 1 फर्मीमीटर कहां पढ़ाया मैंने तो इनफैक्ट यह पढ़ाया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस की वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। अब वॉल्यूम बढ़ के ऐसा नहीं होगा कि 1 फर्मीमीटर से 50 फर्मीमीटर हो गया या फर्मीमीटर से एंगस्ट्रम में हो गया, क्या वॉल्यूम डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ऐसा नहीं। नहीं, वॉल्यूम डबल ट्रिपल तो होगा ही। 1 फर्मीमीटर से एंगस्ट्रम में होने का मतलब है 10 का पावर 5 गुना का फर्क आना। हां, किसी न्यूक्लियाई का जो रेडियस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3। मास नंबर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा। 1 फर्मीमीटर के ऑर्डर में होता है बेटा। ओम, अच्छा नहीं लगा तुम्हारा सवाल देख के, थोड़ा सोचना चाहिए था। हां, डेंसिटी सेम होता है, रिया गुप्ता कह रही है डेंसिटी सेम होता है। यस, वेरी गुड बेटा, डेंसिटी सेम होता है। कैसे कैसे चोमू बच्चे हैं यार,
सर बच्चे डाउट नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे? तो मैं भी बेटा मजा ले रहा हूं, तू इतना काहे सीरियस हो जाता है? बच्चे डाउट पूछेंगे बेटा, कोई बात नहीं, और मेरा काम है कि बच्चे अगर गलत समझ रहे हैं तो उसको सही बताना। अब सही बता दिया मैंने। अब जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ाते जाएंगे उसका साइज बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। हम मान लो 1 फर्मीमीटर उसका साइज था, 0.1 फर्मीमीटर साइज था किसी न्यूक्लियस का, 0.1 फर्मीमीटर साइज था। अब मान लो उसका साइज हो गया 0.4 फर्मीमीटर, तो उसका साइज कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना। भाई साहब उसका साइज 4 गुना बढ़ गया, उसका रेडियस 4 गुना बढ़ गया। देख ना, 0.1 फर्मीमीटर से 0.4 फर्मीमीटर हो गया, कितना वॉल्यूम बढ़ गया? 4 गुना। तो साहब अगर ये छोटू सा लल्लू राम ऐसा है तो इसका साइज बढ़ के 4 गुना बढ़ा, तो ऐसा ही दिखेगा ना। समझ आया? हां ठीक है। अब सुनो, अब मैंने क्या बताया था, इसका एक जोरदार कंसेप्ट जो आपके एकदम ही दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगा, आपको एकदम ही मस्त मजा आ जाएगा, एमएमएमआर आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से भाई साहब, इसका साइज बहुत छोटा है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब ये अनस्टेबल है। क्या ये अनस्टेबल है? अनस्टेबल का मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है वो अनस्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, वो अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने का मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। मान लो मैं 2 न्यूक्लियाई ऐसे रिप्रेजेंट करो, एक ये है, यहां पे है इस मास नंबर का, और एक इस मास नंबर का है। ये मान लो न्यूक्लियाई है कोई एक्स और ये वाई। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सोच के बताओ, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एक्स की वाई की? आराम से, आराम से एक्स एंड वाई, दो मुझे मैंने लिखा है, ये एक्स है इस मास नंबर का, यहां पे एक्स न्यूक्लियाई है, और ये कोई वाई न्यूक्लियाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? एक्स की वाई की? भाई साहब तुमको अंदर ही अंदर ना एक अलग तरह का चमक आएगा आंख के सामने। क्या बात कर दी सर, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम। हां, जिसकी, देखो सब बच्चे कह रहे हैं कि एक्स की एनर्जी ज्यादा है। हां, एक्स की एनर्जी ज्यादा है। एक दो चोमू टाइप बच्चे वो भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, अपने ही छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे, चिंता मत करो। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। सर कैसे? बताता हूं। देखो ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ, एक्स या वाई? सर वाई इज मोर स्टेबल, वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। ये बात पक्का है, समझ रहे हैं? वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। और जो स्टेबल ज्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, बट वाई इज मोर स्टेबल, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। वाई हैव लेस एनर्जी, हैव लेस एनर्जी देन एक्स। एक्स की एनर्जी ज्यादा है वाई के कंपेयर में। बताइए ये बात फील आया कि नहीं आया? अगर ये बात आपको समझ आया जोरदार तो एक बार कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं। टोटल एनर्जी, न्यूक्लियाई की टोटल एनर्जी, जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। मतलब ये बात समझा दीजिए, एमएमएमआर, बहुत बढ़िया। एक बार बता दीजिए बेटा ये बात फील आई कि नहीं आई? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूं मैं, इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूं। ये क्या है सर? अनस्टेबल। ये अपने जीवन में खुश है, ये दुखी है। सर ये बहुत दुखी है क्योंकि इसका छोटा है, ये बहुत दुखी है सर क्योंकि इसका साइज छोटा है। बहुत ज्यादा दुखी है जीवन में। क्या चाहता है? अपना साइज बड़ा करना चाहता है। कैसे करेगा? अपने आप इसका साइज तो बड़ा नहीं होगा, ये अपने जैसा एक और ढूंढेगा और बोलेगा हम दोनों का मिला के साइज बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे ही ये दोनों मिलके इधर जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये दोनों का मिला के नेट एनर्जी घट जाएगा, तभी तो यह एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड।
जिस प्रोसेस से जैसे ये दोनों मिलकर बड़ा होगा, एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। इसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एमएमएमआर सूट कर रहा है वैसे। अब आगे देखो, ये क्या चाहता है? सर ये बहुत दुखी है अपने जीवन से। काहे भैया, क्या हो गया तुमको? काहे दुखी हो? सर हमारा साइज इतना बड़ा है। तो बड़े होने में तो ठीक है, ये तो छोटा होने से परेशान था, बड़ा करना चाहता था। तेरा तो बड़ा है, तू तो क्यों परेशान है? सर क्या करेंगे बड़े लेकर, बड़े से भी कोई फायदा नहीं है सर, बहुत परेशान है। तो क्या चाहता है? हम छोटा होना चाहते हैं। कैसे होगा? तो हम टूट जाना चाहते हैं। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी देखो कम है, मतलब लेस स्टेबल है। अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा के स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और जैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ता है एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एनर्जी बढ़ता है, सॉरी स्टेबिलिटी बढ़ता है एनर्जी रिलीज होती है। इसका बहुत बड़ा इसलिए दुखी है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो चाहेगा कि मैं अपना साइज छोटा करके बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा लेता हूं। बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा ले। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबल होगा, और कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो एनर्जी रिलीज करती है। वो एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी फेंक देती है। तो साहब ये एनर्जी फेंक देगा, रिलीज करेगा। रिलीज एनर्जी। बड़ा सुंदर ग्राफ बनाना, ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा ग्राफ बनाना। रिलीज एनर्जी, और इसको कहते हैं फ्यूजन। कंसेप्ट ही खत्म यहां पे, फ्यूजन। और इसको कहते हैं फ्यूजन। इसको कहते हैं फ्यूजन, है ना? बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ, बताओ इसमें डाउट है तो। नहीं कैसे आएगा समझ? अब तो खुश है भाई, ठीक। अब कह रहा है कि खुश है, अब देख रहे हो, अब कह रहा है खुश है, ठीक है। अब साइज ठीक है, अब ठीक है। पहले बहुत बड़ा था सर, इसलिए हम टूट के छोटा छोटा हो गए, और एक से भले दो हो गए। एक बड़े से कोई फायदा नहीं था, दो छोटे छोटे हो गए। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। तुमसे कोई एक ग्राफ ऐसा बना लेगा, कोई भी ऐसा ग्राफ बना लेगा, ऐसा। यह बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का। यहां पे न्यूक्लियाई है कुछ एक्स, ये है वाई, ये है जेड। इन विच रिएक्शन एनर्जी विल रिलीज्ड, एनर्जी विल रिलीज। इन विच रिएक्शन एनर्जी विल रिलीज। एक्स कन्वर्ट हो रहा वाई में, वाई कन्वर्ट हो रहा एक्स में, जेड कन्वर्ट हो रहा वाई में, वाई कन्वर्ट हो रहा जेड में। किस केस में एनर्जी रिलीज होगी बताइए? एनर्जी रिलीज किस में होगी? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। एनर्जी किस में रिलीज होगी? एनर्जी किस में रिलीज होगी? तो जब एक्स वाई में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्स वाई में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब जेड वाई में जाएगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी। ए और सी। अरे बहुत जोरदार चाचा, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। चाचा फॉर्म में है। कुछ बच्चे सिर्फ सी कह रहे, नहीं बेटा, ए एंड सी दोनों सही है, ए एंड सी दोनों सही है। उसके बाद मैंने आपको न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन ग्राफ बनवाया था। न्यूट्रॉन वाई एक्सिस में होता है, प्रोटॉन एक्स एक्सिस में होता है। मास नंबर 20 तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने चाहिए जब तक मास नंबर 20 होता है। स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होने चाहिए जब तक मास नंबर 20 होता है, जब तक मास नंबर 20 होता है। जैसे ही मास नंबर 20 के बाद वाले न्यूक्लियाई के लिए आप देखते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए उसमें कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन की जरूरत ज्यादा पड़ती है प्रोटॉन के कंपेयर में। ये होता है स्टेबिलिटी कर्व। और एक शार्प लाइन नहीं होता बेटा, ये शार्प लाइन नहीं होता, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा रीजन होता है, ये ऐसा रीजन होता है, मतलब थोड़ा मोटा लाइन होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसमें अगर कोई न्यूक्लियस है जैसे ए बी सी, तो ये सब स्टेबल होंगे, लेकिन इसके आसपास जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। सर इसके आसपास मान लो यहां पे एक न्यूक्लियाई पड़ा हुआ, बेचारा बहुत दुखी है अपने जीवन से, एक्स। एक न्यूक्लियाई यहां पड़ा हुआ है वाई, एक न्यूक्लियाई यहां पड़ा हुआ है जेड। ये सब दुखी आत्माज हैं, ये सब दुखी आत्माज हैं। सुखी आत्माज कौन है? सुखी आत्माज, सुखी आत्मा ए बी सी है। तुम्हें पता है ए बी सी
अपने जीवन में बहुत खुश है। एबीसी कहता है कि हमको जीवन में जो चाहिए वो मिल गया। एक्स कहता है हमको नहीं मिला, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो क्या चाहते हो? तो हम भी चाहते हैं हम खुश रहें। कोई भी खुश कब रहता है? जब वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। सर स्टेबिलिटी कर्व के सामने वाले भी अनस्टेबल होंगे। सामने वाले क्या? सामने वाली खिड़की में कोई रह रहा है क्या? सामने वाला घर में? कहां सामने वाला? सामने वाले रोड पे, सामने वाले दुकान पे, कहां सामने वाला? सामने वाला कहां? स्टेबिलिटी कर्व पे जो होगा वो स्टेबल होगा। अब सामने कहां भाई? सामने कहां? सामने वाले हॉस्टल में, सामने वाले खिड़की में, सामने वाले दुकान पे, सामने वाले रोड में, सामने कहां? इस स्टेबिलिटी कर्व के सामने कहां? ये बगल में नहीं, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी कर्व पे जो होगा वो स्टेबल होगा। बस स्टेबिलिटी कर्व पे जो होगा ना वो स्टेबल होगा। उस कर्व से थोड़ा भी ऊपर है वो अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। थोड़ा नीचे होगा वो अनस्टेबल है, इधर होगा वो अनस्टेबल है। तो एक्स क्या चाहता है? तो एक्स कहता है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या? तो मैं उस कर्व पे जाना चाहता हूं, इस कर्व पे पहुंचना चाहता हूं। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं कर्व पे पहुंचना चाहता हूं। सब छोड़ो। तो कैसे पहुंचेगा कर्व पे? कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा कर्व पे? तो ध्यान से ग्राफ अगर तुमने पढ़ा है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बेटा इसका वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा। तो इसके जीवन में प्रोटॉन की भारी कमी है साहब, और इसके जीवन में न्यूट्रॉन की भारी अधिकता है। भारी अधिकता है इसके जीवन में न्यूट्रॉन बहुत है और इसके जीवन में प्रोटॉन की भारी कमी है। तो ये चाहता है कि कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम हो जाए, कुछ न्यूट्रॉन कम हो जाए और वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। कुछ न्यूट्रॉन कम हो जाए और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से स्टेबिलिटी कर्व के पास आ जाए। एक बात बताओ, ये ज्यादा पास जाते जाते, भागते भागते उत्तेजित अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता कि इसको लाइन को क्रॉस करके उधर चला जाए। जरूरी थोड़ी ना कि ये एक कम करे न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन बढ़ाए, फिर एक न्यूट्रॉन कम करे एक प्रोटॉन बढ़ाए, तो एग्जैक्टली ये जाके स्टेबिलिटी कर्व पे रुकेगा। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इतना तेजी में भागते भागते पहुंचे स्टेबिलिटी कर्व के पास और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्रॉस करके उधर चला जाए। बाद में उसको एहसास हो, अरे जा हम तो ज्यादा बढ़ा ले ली हो, प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए, अब फिर तो चलो पीछे। तो एक्चुअल में एक न्यूक्लियाई जो नीचे गिरते समय बीटा माइनस डी के कर रहा होगा, वो करते करते स्टेबिलिटी कर्व को क्रॉस करके नीचे चला जाता है और फिर वापस आता है बीटा प्लस डी के करते करते। विदित वरसानी कह रहे हैं कि वाई ग्राफ इज बेंडिंग बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड। जो न्यूक्लियाई इस कर्व पे है उसके न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का रेशियो होगा कुछ, वही न्यूक्लियाई स्टेबल है। और कर्व बेंड क्यों हुआ ये लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था। क्योंकि अगर प्रोटॉन हायर मास नंबर पे प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो रिपल्सन ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए न्यूट्रॉन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है प्रोटॉन के कंपेयर में स्टेबिलिटी के लिए। बात समझ में आया? ठीक है। तो जो नीचे गिरता है उसका होता है बीटा माइनस डी के। अरे कौन नीचे गिरता है? जिसके जीवन में न्यूट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होता है प्रोटॉन से, मतलब न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो बहुत एक से ज्यादा होता है। कह सकते हैं प्रोटॉन बाई न्यूट्रॉन रेशियो एक से बहुत कम होता है, एक ही बात है। तो यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। चार्ज बैलेंस के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होता है और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो इसके लिए एक एंटी न्यूट्रिनो यहां पे निकलता है ना। बाकी एंटी न्यूट्रिनो का एग्जिस्टेंस बाद में और कैसे आए ये भी मैं बताऊंगा, और भी बताऊंगा। अच्छा सर ई का है दुखी बा हो, ये का है दुखी बा, तो इसका प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, इसके जीवन में प्रोटॉन की बहुत अधिकता है। भाई साहब ये तो मुझे ज्यादा दुखी लग रहा है यार, ये तो परेशान होगा। इसके जीवन में प्रोटॉन इतना ज्यादा है कि अरे यार
बहुत रिपल्सन है वे हमारे घर में, बहुत रिपल्सन है। कुछ प्रोटॉन कम करो और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करो। तो यह ग्राफ ऐसा बनेगा, तक दिनादिन दिन दिनादिन दिन दिनादिन दिन तक न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन कम करेगा, फिर न्यूट्रॉन बढ़ाएगा, फिर प्रोटॉन कम करेगा, फिर न्यूट्रॉन बढ़ाएगा। मतलब लगातार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता जाएगा। चार्ज बैलेंस के लिए ई प्लस पार्टिकल निकलेगा, तो इसी को कहते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके किसका होता है? बीटा प्लस डीके किसका होता है? जिसका प्रोटॉन ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में? न्यूट्रॉन के कंपेयर में। जिसका प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है न्यूट्रॉन के कंपेयर में, मतलब प्रोटॉन बटा न्यूट्रॉन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। क्या यह बात समझ में आ गया? तो यह ऊपर उठता है, इसलिए हमने समझने के लिए बोल दिया कि ऊपर जो उठेगा ऐसे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे जो ऊपर उठता जाएगा उसका बीटा प्लस। और बीटा प्लस में ऊपर उठते उठते न्यूट्रॉन के पास जा रहा, तो बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर 1 से कम, बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर 1 से कम। और जब ये नीचे गिरेगा तो बीटा माइनस डी के, और नीचे गिर रहा न्यूट्रॉन से दूर प्रोटॉन की तरफ जा रहा, तो एटॉमिक नंबर 1 से ज्यादा, एटॉमिक नंबर 1 से ज्यादा। और वो न्यूक्लियाई जिसका दोनों बहुत ज्यादा है, दोनों बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत ज्यादा दुखी होगा। वो तो बस यही चाह रहा है कि मैं मतलब जीवन बर्बाद है मेरा। इसमें सबसे ज्यादा जीवन बर्बाद किसका है? एक्स का, वाई का कि जेड का? सबसे ज्यादा बर्बाद जिंदगी किसका है? बताओ, सबसे ज्यादा खराब जिंदगी किसका है? जेड का। बोला यार बहुत पॉपुलेशन है भाई, साला परेशान हो गया हूं मैं, प्रोटॉन भी ज्यादा न्यूट्रॉन भी ज्यादा, मेरे से तो स्टेबिलिटी का और बहुत दूर है। तो काम करते हैं, हम 2 प्रोटॉनवा भी कम कर देंगे, न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनवा भी कम कर देंगे, और जैसे ही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम होगा तो ये अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। मतलब ये अल्फा डीके करेगा। तो कौन करता है अल्फा डीके? जिसका जिंदगी सबसे ज्यादा खराब होता है। कौन करता है अल्फा डीके? जिसका जिंदगी सबसे ज्यादा खराब होता है वो करता है अल्फा डीके। जिसका जिंदगी सबसे ज्यादा खराब होता है वही करता है अल्फा डीके। लिख लेना। जिसका जिंदगी सबसे ज्यादा खराब होता है वही करता है अल्फा डीके। बर्बाद है, झमाझम गिरता हुआ आएगा, झमाझम रफ्तार में एकदम गिरता हुआ आएगा, हो नीचे आएगा। तो दो एटॉमिक नंबर और 4 से मास नंबर कम होगा, 2 से एटॉमिक नंबर और 4 से मास नंबर कम होगा। ये बहुत ही सुंदर ग्राफ लास्ट लेक्चर मैंने बना दिया था। ये ग्राफ इसी तरीके से आप बनाएंगे, है ना? सब कुछ लिखेंगे, आपको जो भी यहां पे लिखना है सब कुछ लिखिए। मास नंबर यहां पे सेम रहता है, मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर +1 बढ़ जाता है, इसमें एटॉमिक नंबर घट जाता है, मास नंबर सेम रहता है, और इसमें एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, मास नंबर 4 से कम होता है। जिंदगी झंड है जिसका सबका जिंदगी झंड है, चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो, लेकिन सबसे ज्यादा झंड इसमें किसका है? जेड का सबसे ज्यादा जिंदगी झंड है। समझ आया? जिंदगी झंडवा, इसीलिए तो अल्फा डीके हो रहा बा। जिंदगी झंडवा फिर भी अल्फा डीके बा। अरे बेवकूफ, इसीलिए अल्फा डीके बा। जिंदगी झंडवा इसीलिए अल्फा डीके बा। हां, आप थोड़ा सा वो चेंज कर दो, स्लोगन चेंज कर दो, जिंदगी झंडवा इसीलिए तो अल्फा डीके बा। चलिए, तो बहुत अच्छे से बना लेना, उसमें सारी चीजें लिख लेना जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा था। और जिसने ग्राफ सबसे बेहतरीन बनाया होगा उसको मिलेगा पूरे 10 रुपए का नगद इनाम। 10 रुपए का। मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करे इसको, पूरे 10 रुपए दूंगा मैं तुम्हें फोन पे, मतलब अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा 10 रुपए दे दूंगा मैं तुम्हें। जाओ, तू भी क्या याद रखेगा। जिसका सबसे सुंदर ग्राफ बना होगा, सबसे बेहतरीन ग्राफ बना होगा, जिसको देखते ही सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा, उसी को मिलेगा पूरे 10 रुपए का नगद इनाम। चलो, है ना? अब आते हैं अल्फा डीके पे। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए अल्फा डीके में क्या होता है। सर अल्फा डीके क्यों होता है? सबसे पहले अल्फा डीके क्यों होता है? अल्फा डीके इसलिए होता है कि मास नंबर 1 से ज्यादा होता है। मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, मास नंबर 4 से कम होता है अल्फा डीके में। एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। डिक्रीजेस बाय लिखना था, इसने 6 लिख दिया। वाह वाह,
सूखा नशा करके टाइप कर रहा था ये, बाई 2, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2, एन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द स्टेबिलिटी। अच्छा तुमसे कभी ये पूछे कि आखिर अल्फा डीके हो ही क्यों रहा है? साहब जिंदगी झंड है उसका, तू पूछ रहा अल्फा डीके क्यों हो रहा है? भाई बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा डीके हो रहा है। तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द स्टेबिलिटी। हमें अल्फा डीके कराना होता है कि खुद हो जाता है? हमें अल्फा डीके कराना होता है कि खुद हो जाता है? तो अल्फा डीके बेटा खुद होता है, हमें कराना नहीं है। और क्यों होता है अल्फा डीके अपने आप? स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए होता है भाई। अच्छा ठीक है, अब देखिए आगे। अगर कोई न्यूक्लियस हमने लिया जेड, इसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए, इसने अल्फा डीके शो किया, इसका मतलब यह न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा किसी वाई न्यूक्लियस में, इसका मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, निकलेगा 2He4 डबल प्लस आयन। समझ में आया? यह है आपका अल्फा डीके का रिएक्शन, यह है अल्फा डीके का रिएक्शन, यह है अल्फा डीके का रिएक्शन। अच्छा इस रिएक्शन में इन दोनों का मास ऐड करके अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो सोच के बताओ किसका मास ज्यादा रहा होगा? किसका मास ज्यादा रहा होगा? मतलब इन दोनों का मास ऐड करके मैं इसके मास से कंपेयर करूं तो किसका मास ज्यादा रहा होगा? सोच के बताओ। रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? आराम से बताओ, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? तो सुन बताता हूं, ये मैंने एक एटम पे पत्थर मार के कराया है कि अपने आप हुआ है। मैंने पत्थर मार दिया, ले ये अपने आप हुआ है, बता अपने आप हुआ है। एक बच्चा कह रहा है सेम होगा। बेटा सुनना, पढ़ा रहा हूं, सुन। श्रुति जी, बेटा श्रुति, सुनो श्रुति, सुनो सुनो सुनो, मुझे बस इतना बताओ, मुझे बस इतना बताओ, अपने आप हुआ है क्या? और कोई भी चीज अपने आप क्यों होता है? तो अल्फा डीके ही सुन ना, क्यों होता है अल्फा डीके? सर स्टेबिलिटी के लिए, सारा खेल स्टेबिलिटी का है। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा है क्या? हां सर, अल्फा डीके करके ये न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा? तो सर ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जो एक्स का मास होगा वो ज्यादा होगा वाई का मास प्लस अल्फा के मास के सम से होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में या कोई बढ़िया सवाल इस पे पूछता है तो तुम्हें समझ आना चाहिए, कोई भी रिएक्शन अगर अपने आप होता है तो वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। यहां पे कुछ रिलीज एनर्जी आएगी क्यू, कुछ रिलीज एनर्जी आएगी क्यू। इसका एक्चुअल एग्जांपल लूं मैं तो यूरेनियम 92-238 अचानक से थोरियम में कन्वर्ट होता है और उस थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, ये 234 प्लस एक अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू। ये इसका एक्चुअल में रिएक्शन है, ये इसका एक्चुअल में रिएक्शन है। देखो ध्यान से, ये एटॉमिक नंबर देखो 2 से कम हो गया, मास नंबर 4 से कम हो गया, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। तो चाहे आप यहां पे मास नंबर कन्वर्ट करें, सॉरी मास नंबर कंजर्व करें, क्या मास नंबर दोनों तरफ सेम है? हां। क्या चार्ज दोनों तरफ सेम है? हां। क्या एनर्जी दोनों तरफ सेम है? एनर्जी दोनों तरफ सेम है, हां एनर्जी कंजर्व रहता है। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? यस, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ये हर न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहने वाला फिजिकल क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ये पांचों चीजें हर न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहेगी। लेफ्ट साइड में मास ज्यादा होगा, तेरा लेफ्ट साइड कौन सा है? इधर वाला। हां, इधर मास ज्यादा होगा, ज्यादा से कम हो गया, इसीलिए यहां पे कुछ एनर्जी क्यू रिलीज हुई, इसीलिए कुछ क्यू एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की लाइफ झंड है ना सर? हाँ एकदम तेरी तरह। चल इधर देख, इसमें अगर क्यू वैल्यू का मैं रिएक्शन इक्वेशन बनाऊं तो कैसा बनेगा? मान लो कोई न्यूक्लियाई है, एक्स माना, ए जेड, ये न्यूक्लियाई बन गया A-4 और ये Z-2 प्लस ये अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में रहता है, बच्चा कहता है कि अल्फा डीके में
ये जो एक्स न्यूक्लियाई है उसमें से दो डीके हुआ, एक ये न्यूक्लियाई निकला और एक अल्फा पार्टिकल निकला। ये जनरल कंफ्यूजन होता है बच्चों में, आपको नहीं होगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा होता क्या है, ध्यान से देखिएगा होता क्या है। ये न्यूक्लियाई है एक्स, कहीं रेस्ट में रखा हुआ है, अचानक से इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलता है। क्या होता है? अल्फा पार्टिकल निकलता है। अब अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो ये बचता है ये ही वाई हो जाता है। मतलब यहां पे वाई का डीके नहीं हुआ, यहां पे वाई का डीके नहीं हुआ। हुआ क्या वो समझिएगा, हुआ क्या वो समझिएगा। एक न्यूक्लियाई था एक्स, इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट मतलब फादर, पेरेंट न्यूक्लियाई नहीं, फादर और मदर दोनों, पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई। इसमें से अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकल जाता है तो जो बचता है ना उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ये तेरा डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। इसको सन न्यूक्लियाई क्यों नहीं कहते? सन न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई क्यों कहते बता? डॉटर न्यूक्लियाई, जो बचता है उसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ये तेरा अल्फा पार्टिकल है और ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। अब क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिखते हैं क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, मास ऑफ वाई जेड माइनस 2a माइनस 4, लिख दे पूरी कहानी, माइनस मास ऑफ अल्फा, माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये इंटू सी स्क्वायर। ये होगा क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। इतना एनर्जी निकलेगा, इतना एनर्जी निकलेगा। अब इसको सन न्यूक्लियाई क्यों नहीं कहते हैं, इसका कारण बताता हूं मैं। क्योंकि बिकॉज डॉटर आर द वेस्ट, नो। एक कुणाल गांधी कह रहा है बिकॉज बॉयज आर स्टेबल एंड गर्ल्स आर अनस्टेबल एंड दीज आर द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ये अनस्टेबल है इसलिए इसको डॉटर बोलते हैं। व्हाट अ लॉजिक मैन, व्हाट अ लॉजिक। पापा की परिया है इसीलिए इसको डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। देख भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत कहना कि एमआर सर ने ऐसा कंसेप्ट दिया, मैं नहीं कह रहा। आप में से किसी ने बोला है कि सर ऐसा होगा कि लड़के देखो स्टेबल होते हैं, लड़के अपने जीवन में खुश रहते हैं, वो स्टेबिलिटी कर पे हैं, तो उनको हम बोल ही नहीं सकते हैं। ये तो डीके हो रहा है लगातार, है ना, डीके हो रहा है मतलब एक्स वाई में डीके हुआ तो एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ और जो कन्वर्ट हुआ वो अनस्टेबल है और बिकॉज गर्ल्स आर वेरी मच अनस्टेबल्स, दैट्स वाई इज द डॉटर न्यूक्लियाई। इसलिए ये डॉटर न्यूक्लियाई है। गर्ल्स कभी भी एक स्टेट में फिक्स नहीं रहती, उसका स्टेट वेरिएबल रहता है, वो अनस्टेबल रहती है गर्ल्स। इसीलिए पेरेंट ने जो न्यूक्लियाई बनाया उसको डॉटर न्यूक्लियाई बोला। लड़कियां भी कह रही सर ये भी ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है। वैसे इसका कंसेप्ट ये है बेटा कि आगे फिर इससे दूसरा न्यूक्लियाई डीके होके बनता है, डॉटर ही दूसरे को पैदा कर सकते, यही रीजन है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्या आपको ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन समझ आया? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन में क्या किया? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है। लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकालने को दे दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? ये होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। ये आएगा, ये आएगा। ये होगा क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। क्या बात आपको समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन में सी स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये तो एनर्जी ही है। क्या ये दोनों चमका बोल दो जबरदस्त? एमएमएमआर, एमएमएमआर जल्दी लिख दो फटाफट, आग लगा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन इन अल्फा डीके। अब सब ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाली कौन सी चीज आ गई? आ गई। देखो, ये न्यूक्लियाई है तुम्हारा पेरेंट, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। कौन है? पेरेंट न्यूक्लियाई है एक्स, रेस्ट में है, इसका मोमेंटम है 0। इसमें से अचानक से निकला अल्फा पार्टिकल,
इसमें से अचानक से निकला अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, और ये खुद बन के हो गया वाई न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये ऐसा नहीं हो गया जैसे बंदूक से जब गोली निकलता है, बंदूक से जब गोली निकलता है, क्या निकलता है बंदूक से? सिर्फ गोली निकलता है, और क्या? गोली निकलता है। तो पहले तुम्हारा बंदूक है, बंदूक जैसा हो गया एक्स, एक्स न्यूक्लियाई बंदूक जैसा हो गया। जैसे तूने फायर किया तो बाहर निकला गोली, गोली मतलब ये अल्फा पार्टिकल। और सर डॉटर न्यूक्लियाई मतलब? डॉटर न्यूक्लियाई मतलब बिना गोली का बंदूक जो बचा हाथ में। अरे दादा, ये तुम्हारा गोली सहित बंदूक रेस्ट में तू ऐसे लिया है। जैसे तूने फायर किया तो यहां से निकला गोली, ये अल्फा पार्टिकल, और जो बचा, क्या बचा? बंदूक बचा बिना गोली का, वो तेरा डॉटर न्यूक्लियाई, बिना गोली का बंदूक डॉटर न्यूक्लियाई। तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता? हाँ होता है। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? क्या यहां पे न्यूक्लियाई रखा था एक्स, मैं लाया बहुत बड़ा पत्थर, इसको मार रहा हूं, पत्थर मार मार के मैंने इसको अल्फा डी के कराया है, पत्थर मार मार के मैंने इसका अल्फा डी के कराया, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या मैंने पत्थर मार मार के अल्फा डी के कराया? नहीं साहब, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम का? जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, अपने आप इसमें से बाहर निकला है, अपने आप इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला है अपने आप, और जो बचा है वो हो गया है डॉटर न्यूक्लियाई। तो भाई साहब इसका कुछ मोमेंटम होगा अल्फा पार्टिकल का। मान लो इसका अल्फा पार्टिकल का मास होगा एम अल्फा, इसकी वेलोसिटी होगी वी अल्फा, इसका मास होगा एम वाई एंड वेलोसिटी होगा वी वाई। इसका मोमेंटम हो जाएगा मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई पी वाई, ये मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल पी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, if external force is zero, then initial momentum of the system is equal to final momentum of the system. What is initial momentum? Zero. Initially x rest में था, is equal to इसका मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का पी अल्फा प्लस डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम पी वाई। ठीक बा? बुझायल? अरे बुझाया? क्या लिखा? एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बराबर फाइनल मोमेंटम। एकदम ही 9th क्लास का फ्लेवर है, 9th क्लास का फ्लेवर है ये, 9th क्लास का फ्लेवर है। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं सर, यहां पे एक माइनस की दिक्कत हो गई। क्या? यहां पे एक माइनस लगाओ, क्योंकि ये दोनों प्लस का सम जीरो, एक को उधर ले जाओगे, पी वाई को उधर ले गया तो ये आएगा। ये ठीक बात है, लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा का मोमेंटम बराबर डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम? क्या मैं ये लिख सकता हूं अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डॉटर न्यूक्लियाई के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? ये तो लिख सकता हूं ना साहब। तो ये याद रखिएगा, जैसे ही अल्फा डी के होता है, कई बार सवाल पूछ लेते हैं, भयंकर भयंकर सवाल पूछते हैं, एक बात बताइए का, तो एक एक्स न्यूक्लियाई था रेस्ट में, ये डीके होके वाई डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, प्लस अल्फा इसमें डीके हुआ, प्लस क्यू एनर्जी रिलीज हुई। तो डीके के बाद डॉटर न्यूक्लियाई का डिब्रोगली वेवलेंथ बटा अल्फा पार्टिकल के डिब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? भयंकर सवाल, मैंने बहुत ऐसे ऐसे सवाल आपको कराया, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप दे पाएंगे। बताइए, पहले यही बताइए, यही बताइए, चलिए इस सवाल का जवाब बताइए, इस सवाल का जवाब बताइए, डॉटर न्यूक्लियर वर्सेस अल्फा पार्टिकल के डिब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? बेटा डिब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? सर h/p। ओके, और क्या तुम ये कह रहे हो कि h तो प्लैंक कांस्टेंट सबका सेम होता है और h भी दोनों का सेम है? हां, क्यों p सेम है? तो p का यहां पे मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन थोड़ी नहीं लिखा है, और जो अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है वही डॉटर न्यूक्लियाई का मैग्नीट्यूड। देखो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, तो बताओ आंसर क्या होगा? 1:1। जा जी ले जिंदगी, ले आंसर आ गया। एकदम ही बेकार सवाल, शर्म आ गया कराते हुए साहब, शर्म आ गया कराते हुए सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें।
और पता नहीं नीट वाले इसको पूछते हैं कि इन अल्फा डीके व्हाट इज द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of daughter nuclei to the alpha particle. de Broglie wavelength of daughter nuclei but alpha particle 1:1 1:n कंसेप्ट है साहब, कंसेप्ट है, 1:1 कंसेप्ट है, फील है भाई, फील है, देखिए यहां पे पूरा फील है कंसेप्ट का, डायरेक्शन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा। इससे आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम बराबर डॉटर न्यूक्लियाई के मोमेंटम, मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा बराबर मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इनटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो वेलोसिटी ऑफ वाई मतलब डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा बटा मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, बड़ा भयंकर नाम देता है इसको, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। अच्छा, ये फॉर्मूला देख के तुम्हें कुछ याद आया पीछे बीते हुए कल का, 1-2 साल पहले का, कुछ भी याद आया ये फॉर्मूला देख के? बता। मानता हूं कि तूने 11th नहीं पढ़ा है, लेकिन तुमने 9th क्लास तो पढ़ा होगा। 9th क्लास में एक चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें यह पढ़ाया जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हां, गन का रिक्वायल वेलोसिटी। यस यस यस, वही तो है। तुम में से कुछ अच्छे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, सर ये बड़े एनर्जी से, बड़े जोश से आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन क्या पढ़ाया आपने? कुछ खास तो नहीं पढ़ाया। ये तो पुरानी चीज उठा के आपने डाल दिया और कह रहे हो ये पुरानी चीज है। भले ही नई चैप्टर में आपने पढ़ा, लेकिन है तो पुरानी चीज, है तो पुरानी चीज। पुरानी चीज को नए नाम से आपको पढ़ा दिया, और क्या है। पूरा का पूरा रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन वाला कंसेप्ट है, पूरा का पूरा रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन वाला कंसेप्ट है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, छोटा सा, एकदम छोटा सा सवाल। भाई साहब, अल्फा पार्टिकल भी भागा, डॉटर न्यूक्लियाई भी भागा, तो भागा मतलब उसकी स्पीड आई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको काइनेटिक एनर्जी मिला कहां से? पहले तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी था ही नहीं। अंजलि कह रही दी पूरे दिन भर रोता रोता दिमाग मूड खराब हो गया था, आपकी क्लास में दिल खुश हो गया। बेटा उद्देश्य भी यही है कि आपका दिल खुश हो जाए, बाकी परेशान नहीं रहिए जीवन में, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और कभी भी ये मत सोचिए कि आपको डॉक्टर बनना ही है। ये मत सोचिए कि मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे जो हो जाए मैं डॉक्टर बनूंगी ही, मुझे डॉक्टर बनना ही है। ये सोचोगे ना तो डेस्परेट हो जाओगे, ज्यादा जोर लगाओगे और फिर मतलब पढ़ाई तुम्हारा कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। इससे ज्यादा मोटिवेटिंग वर्ड ये होता है कि तुम ये सोचो कि मैं अगर डॉक्टर बन गई तो क्या होगा। ऐसा सोच, मैं अगर डॉक्टर बन गई तो क्या होगा, ये वाली फीलिंग दिमाग में ला। तुम डॉक्टर बनोगे ही, ये सबके लिए कॉमन है। कोई अगर ये सोचे मैं डॉक्टर बनूंगा ही, 50 लोग सोच रहे मैं डॉक्टर बनूंगा ही, तो सबके लिए कॉमन बात है। सब लोग सोच रहे हैं डॉक्टर बनेंगे ही, बनेंगे ही, बनेंगे ही, बनेंगे ही, सब लोग सोच रहे हैं, तो सबके लिए सेम बात हो गई। लेकिन ये सबके लिए डिफरेंट है कि अगर मैं डॉक्टर बन गई तो क्या होगा। मान लो तुम डॉक्टर की बेटी हो, तो बचपन से ही तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें गाइड किया होगा, और तुम अगर डॉक्टर बन भी गई तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी भी डॉक्टर थे, तुम भी डॉक्टर बन गई, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन लोग बोलेंगे। तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना है, तो तुम डॉक्टर बन भी गए तो पिताजी बोलेंगे कहां इनके चक्रों में पड़ा है, 6-7 साल मेहनत करेगा, चल इधर आ दुकान संभाल। तो बहुत खुशी की बात नहीं। अगर तुम्हारे पिताजी किसान है, पिताजी अगर तुम्हारे मेहनत करते हैं, किसान है या कहीं और है, सब मेहनत सब लोग करते हैं। अगर तुम डॉक्टर बन गए तो क्या होगा। ये तो पाई का फेस डिफरेंस है, अलग ही चीज होगी। तो वो चीजें सोचो कि अगर तुम सच में डॉक्टर बन गए तो क्या होगा, फिर मूड खराब नहीं होगा, पढ़ने का मन करेगा। उसके लिए डॉक्टर बनने का इंपॉर्टेंस एक अलग ही है। आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आपके फैमिली में 2 डॉक्टर है, आप डॉक्टर बन जाएंगे तो ठीक है, बढ़िया है, बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी गांव से हैं, आप डॉक्टर बन गए तो पूरे गांव के लिए आप गर्व की चीज होंगे।
समझ में आया कि नहीं आया? तुम वो करके दिखाए हो जो कोई नहीं कर पाया तुम्हारे गांव में, तुम्हारे फैमिली में। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? और इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। हाँ, इस बात पे डिपेंड करता है, किसी को ज्यादा समय लगेगा, किसी को कम समय लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं। चलिए देखिए अपना सिलेबस बस पीछे, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ डॉट न्यूक्लियर। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि इसको काइनेटिक एनर्जी मिला कहां से, इसके पास भागने के लिए एनर्जी कहां से आई? सर अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नहीं बेटा, वो तो ठीक है, बाहर से फोर्स नहीं लगा, इसके पास कुछ आगे गया, ये पीछे जाएगा, तो दोनों के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, लेकिन वो आई कहां से काइनेटिक एनर्जी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? तो मैं बताता हूं काइनेटिक एनर्जी आई कहां से। एक्चुअल में जब ये इससे कन्वर्ट हुआ तो इसका मास कम हो गया क्योंकि स्टेबल हुआ ये, तो एनर्जी रिलीज हुई। जैसे एनर्जी रिलीज हुई वो क्यू वैल्यू है, उसी रिलीज एनर्जी जो क्यू वैल्यू है ना, उसको शेयर कर लिया एज अ काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल ने। देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं अगले पेज पे ही। ये बेटा, अच्छा ये तो सवाल करा है, ये बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ क्यू। रिलीज्ड एनर्जी क्यू, रिलीज्ड एनर्जी क्यू, एनर्जी क्यू शेयर्ड बाय डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल एज अ काइनेटिक एनर्जी। सर ये हीट साउंड में नहीं जाएगा, मैंने मान लिया कि हीट साउंड में लॉस नहीं हुआ है, आइडियल कंडीशन एकदम मान लिया, आइडियल कंडीशन एकदम मान लिया, ठीक है। तो आप रिलेशन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। बताओ ये रिलेशन सही है कि नहीं है? हां सर एकदम सही है, एकदम सही है। जो क्यू एनर्जी रिलीज हुई है वही एनर्जी डॉटर न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ये इक्वेशन, तो एक इक्वेशन तो एनर्जी का आया, दूसरा इक्वेशन मोमेंटम का आया। अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम और डॉटर न्यूक्लियर के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये दो रिलेशन है। अब यहां पे हम करते हैं मजदूरी, यहां पे हम करते हैं चलो मजदूरी, जोरदार मजदूरी, एकदम मजा आ जाएगा। 2 पेज के कैलकुलेशन किताबों में देखोगे, कहीं और टीचर ने पढ़ाया होगा, जाके देखोगे तो 1.5 पेज में कैलकुलेट किए। चलो हम भी करते हैं, क्योंकि नहीं करूंगा तो तू बुरा मान जाएगा। पूरा करता हूं, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा एमआर स्टार। चलो करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा है p² बटा 2 मास ऑफ अल्फा। बेटा ये आपने पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2m। हाँ सर, तो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम बटा 2 ऑफ मास ऑफ अल्फा, प्लस डॉटर न्यूक्लियाई का क्या लिखेगा? तो डॉटर न्यूक्लियाई को y से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। डॉटर न्यूक्लियाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। तो ये हो जाएगा y के मोमेंटम का होल स्क्वायर बटा डॉटर न्यूक्लियाई का मास इज इक्वल टू q। अब यहां से हम जानते हैं कि दोनों का मोमेंटम तो सेम ही होता है। दोनों का मोमेंटम क्या होता है? सेम होता है। तो p अल्फा पी वाई का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल के क्या लिखे सर? तुम्हारी मर्जी है, तू p अल्फा लिख या पी वाई लिख, कुछ भी लिख। चल p अल्फा का होल स्क्वायर लिखता है, तो यहां पे बचेगा 2 भी कॉमन निकाल ले, तो m अल्फा अपॉन एम वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या यहां तक सही लिखा है मैंने? देख लीजिए, पी अल्फा कॉमन निकाला तो सर पी अल्फा यहां से गया तो 1 बचेगा, लेकिन यहां पर तो पी वाई है, तो पी अल्फा और पी वाई का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, ओके। तो पी अल्फा का होल स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम अल्फा प्लस 1 अपॉन एम वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां तक बहुत ही जोरदार था। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यह आएगा मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई वाई, सॉरी प्रोडक्ट होगा मास ऑफ अल्फा इंटू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, सही तो लिख रहा था मैं। मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई ऊपर हो जाएगा मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू, और यहां पे आएगा पी ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर बटा 2। सही लिखा है, एक बार देख लीजिए। सही लिखा है, एक बार देख लीजिए। पी ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर बटा 2 एकदम सही है। अब यहां पे देखिए, पी ऑफ अल्फा को अगर हम एनर्जी के टर्म्स में लिखे फिर से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है अल्फा इज इक्वल टू पी ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर बटा 2 ऑफ मास ऑफ अल्फा। अब मैं क्या कह रहा हूं, पी ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर को ये लिख लो 2m अल्फा इंटू के, यहां पे पुट कर दो।
पी अल्फा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो पी अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 2m अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो यहां पे पुट करो तो ये होगा 2m अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बटा 2 इंटू मास ऑफ वाई, मास ऑफ अल्फा बटा मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इज इक्वल टू क्यू था, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक था, इज इक्वल टू क्यू। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, आपने नोटिस कर लिया, थैंक यू सो मच। अब यहां से आप ध्यान से देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये प्रोडक्ट है यहां पे ऊपर सब में, मास ऑफ अल्फा से मास ऑफ अल्फा कैंसिल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आएगा मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई वाई ऊपर चला गया इंटू क्यू डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा। ठीक है बात, ठीक है बात। अब रफली मतलब एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होते, लेकिन क्या ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वाई में मास नंबर कितना होगा? ए माइनस फोर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्या मैंने ये सही लिखा है? देख लीजिए। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये वाली बात देख लीजिए एक बार, ये मैंने सही लिखा है कि नहीं? आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सही लिखा है कि नहीं? अरे भाई डॉटर न्यूक्लियाई का वाई का एटॉमिक नंबर है Z-2 और मास नंबर है A-4, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा A-4, तो A-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और नीचे हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए देखिए आराम से देखिए, देखिए मजदूरी है, आपको समझना नहीं है, हम आपको दूसरे तरीके से समझाएंगे चिंता मत करिए। तो साहब यहां पे सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ जाएगा, मास ऑफ वाई को लिख सकते हैं A-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू क्यू डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ वाई को लिख सकते हैं A-4 और मास ऑफ अल्फा को लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा A-4 क्यू बटा A-4 बटा A इंटू क्यूब, ये रिलेशन आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ गया। और फिर इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा की इस इक्वेशन में रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा की इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएगा। आज की क्लास 11th की थोड़ी थोड़ी मैकेनिक्स जैसी फील आ रही है। हाँ यह था आपका घनघोर मजदूरी। अब हम तुम्हें सिखाएंगे MR स्टार, जिससे चीजें आपको दिखेगी कि सर मजाक कर रहे थे क्या आप। ये सब पूरा का पूरा आपको लगा होगा वाह यार मास्टर मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा है। अरे मास्टर तेरा काट रहा है सर, ऐसा तो किताब में और कहीं और भी लिखा हुआ है, तो उसने भी काटा है, मैंने भी तेरा काटा है। आए मजे? अरे मजे आए? ये पूरी की पूरी चीज आप ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या था? मजदूरी था, ठीक है। लेकिन फिर भी मजदूरी करना जरूरी है, मजदूरी भी है जरूरी, जिससे फील आती है चीजों की, अच्छा दुनिया कैसे करती होगी, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। हालांकि जो मैं कराऊंगा वो भी बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 लाइन में आंसर है। ये क्या था भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू क्यू वैल्यू, ये आप जानते हैं। हाँ क्या दोनों का मोमेंटम सेम है? हाँ सर दोनों का मोमेंटम सेम है। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है pa²/2m। दोनों का मोमेंटम अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, हां या ना? ऐसा तुमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी थोड़ा पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ये जो मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू pa²/2m, मैं कहता हूं मोमेंटम दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, हां या ना? हां या ना? ये चीज तू जानता है कि नहीं? हां या ना? ये चीज जानता है कि नहीं? बस मैं इतना पूछ रहा हूं, जानता है कि नहीं? अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हां तो एक बात बता, एक बात बता,
काइनेटिक एनर्जी मैं लिखूं अगर अल्फा पार्टिकल का बटा काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई का, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास होगा ये। हाँ सर, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास होगा। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा? अल्फा पार्टिकल के में 4 होते हैं टोटल न्यूक्लियॉन, तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन बटा डॉटर न्यूक्लियाई का मास होगा A-4, इसका मास नंबर है, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो भाई साहब ये दोनों कैंसिल, ये बचेगा 4 बटा A-4। ओके डन। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, 2 लाइन लिखा। क्योंकि मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास का रेशियो होगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हो गया ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन। तो सर अब ये लिख ले, किसका काइनेटिक एनर्जी निकलना चाहता है? सर अल्फा पार्टिकल का। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई को क्या लिख सकता है? तो इसको इधर ले जा, ये आएगा A-4/4। तो यहां पे देख, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई को KE को लिख सकता है KE ऑफ अल्फा इंटू A-4/4 बराबर Q। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बाहर निकाल ले। चलो सर बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस दिस, एलसीएम ले लो, ये 4 और ये तुम्हारा 4 प्लस A-4 इज इक्वल टू Q। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा हो जाएगा 4Q/A। सर ये तो नहीं आया था, अबे हमने वहां पे डॉटर न्यूक्लियाई का निकाला था। हमने वहां पे किसका निकाला था? डॉटर न्यूक्लियाई का निकाला था। एक मिनट, अरे सॉरी, ये तो मैंने गलत कर दिया। आंसर भी तो गलत आया है। सॉरी बेटा, सॉरी, ब्लेंडर मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहां पे। आई एम सॉरी। नीचे होगा ना, इनवर्स रेशियो निकालना है, तो नीचे होगा मास ऑफ प्रोटॉन, ये होगा A-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अरे बहुत ही तेज हो रहे हो, तुरंत पकड़ लिया तुमने। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा होगा A-4/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y। तो यहां पे पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को यहां से क्या लिख सकते हैं सर? A-4/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी Y प्लस ये काइनेटिक एनर्जी Y है, तो यहां से इसको कॉमन निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y को बराबर आ जाएगा ये Q। इस इक्वेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को लिखा है A-4/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y। डन। अब यहां से एलसीएम ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y, यहां से एलसीएम लोगे तो नीचे 4 और यहां पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है बेटा, यहां पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये 4 प्लस है, माइनस कैंसिल होगा, नीचे हो जाएगा 4। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y आ जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हैंग कर रहा है, सॉरी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y, आराम से देखो, ये 4 एलसीएम लोगे, यहां पे 4 से -4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा A/4 इज इक्वल टू Q। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएगा 4Q/A। ये आ गया, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? क्या आपको ये बात समझ में आई? अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों ने Q ही तो लिया है, तो आप लिख लो ना Q माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ये लिख सकते हो, डॉटर न्यूक्लियाई मतलब Y। ये KE ऑफ Y रखा है आपने, इसको सॉल्व करो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ जाएगा A-4/A इंटू Q। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट है जो इधर हमने 2 पेज में सॉल्व किया था, इसको 4 लाइन में सॉल्व किया। देखो ये पूरा इक्वेशन लिखा, यहां पे इसको कन्वर्ट किया, फिर ये किया, फिर हमने ये किया, फिर आंसर आया, फिर इसको हमने दूसरे तरीके से एमआर स्टार से किया। अब एमआर स्टार का भी प्रो वर्जन है, द एमआर स्टार, उससे मैं इस इक्वेशन का फील दिलाता हूं, उसका भी प्रो वर्जन। सुन अब ध्यान से, अब सुन ध्यान से, एक बात बता, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हां सर, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, अल्फा का कि डॉटर का?
अल्फा का या डॉटर न्यूक्लियाई का? बता, आराम से सोच ले। इफ मोमेंटम ऑफ अल्फा बराबर मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, हेंस काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसका होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसका होगा? डॉटर का बोल रहा, गधा गधा एकदम। आदित्य मंचेगा, क्या बक रहा है यार, क्या बक रहा है तू? डॉटर का, हट मनु साओ। सोच सोच सोच, जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, मास किसका कम है? तो बेटा इक्वेशन पे वापस आओ, देखो यहां पे इक्वेशन पे वापस आके देखो, इसका मास, इक्वेशन पे वापस आओ, पूरा अच्छे से आओ, देखो इसका मास नंबर है ए, और अल्फा डी के उसी का होता है जिसमें मास नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो ए तो 4 से कहीं बहुत ज्यादा है, तो ए 4 से बहुत ज्यादा, ए 200 है, ए 200 है, तो ये 196 हुआ। अल्फा पार्टिकल का मास नंबर तो सिर्फ 4 ही होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास बहुत कम है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी डॉटर न्यूक्लियाई के कंपेयर में। क्या इस बात का फील आ गया? हाँ सर, ये हमें चमक गया, ये हमें चमक गया। अब टोटल मास नंबर क्या था? ए। टोटल मास नंबर था ए, उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हुई? क्यू। टोटल नंबर मास ए से, टोटल मास नंबर ए का ही तो न्यूक्लियस था एक्स, ए मास नंबर जेड, यही तो लिखा था। ए से क्यू एनर्जी रिलीज हुई, तो एक मास नंबर में कितनी एनर्जी रिलीज हुई? क्यू बाई ए। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है, तो जब हम काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का लिखेंगे तो मास डॉटर न्यूक्लियाई का लगा देंगे A-4, और जब हम काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई का लिखेंगे तो मास अल्फा पार्टिकल का लगा देंगे 4 इंटू क्यू बाई ए। क्या यही है क्या दोनों आंसर? मैं फिर से कहता हूं, कमेंट खत्म करके, कमेंट बंद करके मेरी बात सुनना ध्यान से, एकदम ही चरम सुख की अनुभूति होगी तुम्हें, एकदम ही चरम सुख की अनुभूति होगी, ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जब काइनेटिक एनर्जी अल्फा का लिखेंगे उसके सामने मास डॉटर का आएगा, काइनेटिक एनर्जी डॉटर का लिखेंगे तो मास अल्फा का आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जब अल्फा का तो मास डॉटर का इंटू क्यू बाई ए, काइनेटिक एनर्जी जब डॉटर का तो मास अल्फा का इंटू क्यू बाई ए। भाई साहब, डायमेंशन जैसी भी कोई चीज होती है उसको खा जाएगा क्या? नहीं सर, डायमेंशन जैसी चीज होती है उसका हमको ध्यान रखना है, तो डायमेंशन का थोड़ा ध्यान लगाना। ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये मास नंबर से मास नंबर खत्म। अरे बबुआ का बुझाएल? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर एनर्जी क्यू। अल्फा में किसका मास नंबर? डॉटर का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आदित्य अगर मोमेंटम सेम है, हाँ तो मोमेंटम सेम है, मैं कहा करूं मोमेंटम सेम है तभी तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता है। मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और मोमेंटम सेम होगी तो एनर्जी बराबर हो जरूरी नहीं है। गधा, साफ फील नहीं है यार मैकेनिक्स का, साफ तुम्हें फील नहीं मैकेनिक्स का। अगर दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है तो जिसकी मास कम होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी मास कम होगी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। मास आधा होने से काइनेटिक एनर्जी आधा होगा, लेकिन वेलोसिटी डबल होने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाता है। लेट जा नीचे, लेट जा, भगवान पे भरोसा रख। भाई साहब कुछ ना बुझायल तेरा। सुन, फिर से बताता हूं, मजा आ जाएगा सुन के, सुनना आप। दोनों का मोमेंटम सेम है, अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम सेम है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। मास डॉटर न्यूक्लियाई का ज्यादा है तो डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी कम, डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये चमका, हाँ। तो यहां पे देख रहा है कि मास काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जब मैं अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास नंबर, टोटल एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास नंबर। काइनेटिक एनर्जी जब अल्फा का लिखूंगा तो सामने मास नंबर आएगा डॉटर का, और जब मैं काइनेटिक एनर्जी डॉटर का लिखूंगा सामने मास नंबर आएगा अल्फा का। क्यू बाई ए रिलीज्ड एनर्जी पर यूनिट मास नंबर हो गया।
तू भूल के दिखा इस फॉर्मूले को। चल अब सुन एक और चीज बहुत ही मजेदार। सर इसका मतलब ये दो हमने रिजल्ट निकाला है, इसका रेशियो ले ले तो ये आना चाहिए। हाँ ले रेशियो ले, यही आएगा। रेशियो ले, चल रेशियो ले, ऊपर अल्फा नीचे डॉटर। जब रेशियो लेगा क्यू बाई ए से क्यू बाई ए कटेगा, ए माइनस 4/4, ए माइनस 4/4। बता बता अरे बता मेरे लाला, क्या फील आया? अगर हम अल्फा का काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो टोटल रिलीज एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, टोटल रिलीज एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, अल्फा के सामने डॉटर का मास और डॉटर के सामने अल्फा का मास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। डॉटर में एक गायब कहां है? ए 4/A तो है ना। बोल एम मार। बता ये पूरा फील आया कि नहीं? हाँ मैंने 10 मिनट ज्यादा लिया होगा, लेकिन ये पूरा फील आया कि नहीं आया? ये प्रॉपर डेरिवेशन जो किताबों में आपको मिलेगा, बाकी जगह पे कहीं पढ़ेंगे तो आपको लेक्चर में यही मिलेगा जो यहां पे किया है। कहां किया? पीछे किया है। इसको हमने 1 स्टार से सॉल्व किया है और आपको फील दिलाया थोड़ा सा डायमेंशन का खेल से, कंसेप्ट से ये फील दिलाया कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो अल्फा में डॉटर का मास और डॉटर में अल्फा का मास, क्यू बाई ए दोनों में कॉमन। क्यू बाई ए क्यों लिखा? अरे क्यों लिखा? ये आया है ना बेटा यहाँ पे क्यू बाई ए। देख यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ड्राइव करके लाया है, उसको फील दिलाया। टोटल ए मास नंबर में क्यू एनर्जी रिलीज हुई, तो ऐसे रटवाया है, समझाया है, डायमेंशन का फील दिलाया है कि क्यू बाई ए दोनों में कॉमन आएगा। देखो यहां भी क्यू बाई ए है, यहां भी क्यू बाई ए, तो डेरिवेशन में आया है। तो मैंने फील दिलाया कि देखो क्यू बाई ए एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, एनर्जी पर यूनिट मास नंबर दोनों में आएगा। अल्फा के सामने डॉटर का मास और डॉटर के सामने अल्फा का मास। खुशी बेटा काहे दुखी हो? चलो सवाल करो। खुशी बेटा इज सो मच दुखी। लो सवाल करो। अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 210 and atomic number 84 originally at rest emit an alpha particle with speed v, then recoil speed of the daughter nuclei। देखो डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम से होता है। डॉटर न्यूक्लियाई का मास क्या होगा? तो 210 में से 4 कम करो तो 206। मानता है ये बात? 206 इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल का मास तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन दोनों तरफ कैंसिल होगा। लिख देता हूं भाई साहब, 206 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू velocity of daughter nuclei is equal to 4 mass of proton into velocity of alpha particle v सवाल में दिया हुआ है। दोनों तरफ से मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल होगा। डॉटर रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 4v बटा 206, 4v बटा 206। सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से बेटा। ये न्यूक्लियाई एक्स, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, इससे कन्वर्ट हुआ वाई। ये डॉटर न्यूक्लियाई है। डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर ये रहता है। तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास 4 से कम होगा तो 210 से क्या हो जाएगा? 206। 210 से क्या हो जाएगा बेटा? 206। आपको समझ आया अच्छे से? बच्चे कहते हैं कि सर आप सवाल बहुत रफ्तार में सॉल्व कर देते हो, तो बताते हैं फिर से आपको। बेटा ये ए की वैल्यू है 210, तो 210 माइनस 4 करेंगे और अल्फा पार्टिकल का मास नंबर होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2, तो ये 206 ही बनेगा ना बेटा। देखिए ये है पीओ, पीओ बहुत पीओ 84 और 210। जब ये अल्फा पार्टिकल निकालेगा तो ये आएगा 2He4। क्या होगा? 2He4। और यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा 84 में से 2 जाएगा 82 और ये पी नॉट डैश कोई और न्यूक्लियाई बन जाएगा और 210 हो जाएगा तो 206। 206 इसमें मास टोटल न्यूक्लियॉन्स है, तो इसका मास हो जाएगा 206 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 206 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। समझ आया? चलिए अब ये सवाल देखिए। अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 210 AMU, एक न्यूक्लियाई का मास नंबर ए दिया हुआ है 210 बेटा, है ना? 210 मास नंबर है, एटॉमिक मास यूनिट में इसका टोटल मास ही बता दिया 210 MU। इज फ्री स्टेट डीके टू इमिट एन अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 5.4 MeV, देन रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ अ डॉटर न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बता दिया और डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी पूछा है। भाई साहब कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट देख इधर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर। अब तू मजदूरी किया होता तो ये तो ना लिख पाता, फिर तो घूमता रहता, फाइनल रिजल्ट को डिवाइड करता। तू जानता है कि अगर मोमेंटम सेम हो, मोमेंटम सेम हो तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। ये 4 होगा और ये A-4 होगा। बस इसमें तुम्हें अल्फा की काइनेटिक एनर्जी बता दी 5.4 MeV। डॉटर की काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालना है, बराबर ए की वैल्यू 220, 220 में से हो जाएगा ये 216 बटा 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इंटू 4 इंटू 5.4 MeV बटा 216। इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले अच्छे से। हेलो, हेलो 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 हेलो। तो भाई साहब ये समझ आया क्या रहेगा आंसर? 0.1 MeV। हाँ यही ठीक है। 0.1 MeV ये आएगा आंसर आपका, 0.1 MeV। चलिए चलिए, ये सवाल एक, ये नीट का पूछा हुआ है, मैंने ऐसे ही ले आया। न्यूक्लियस ऑफ 220X at rest decay into emitting an alpha particle if energy of daughter nuclei is 0.2 MeV then Q value of the reaction। अच्छा Q value of the reaction पूछा है और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा में डॉटर न्यूक्लियाई का मास A-4 इंटू क्यू बटा 4 सॉरी A। अच्छा एक और चीज बताऊं थोड़ा सा फुर्सत में है अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आओ ना बात करते हैं। बात करने से आपसी दूरी दूर होती है। आओ बात करते हैं और बात करें थोड़ा सा, मतलब बात करें, करो सर करो, आओ करते हैं। बेटा टोटल रिलीज एनर्जी कितनी है? टोटल रिलीज एनर्जी कितनी है सर? Q। अच्छा इसी में से दोनों को मिल रहा है। हाँ सर इसी में से दोनों को मिल रहा है, अल्फा को भी और काइनेटिक एनर्जी को भी। अच्छा तो यह बात तो तय है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा Q से कम होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई भी Q से कम होना चाहिए। क्या ये दोनों फॉर्मूला Q से कम है? अगर है तो हमने ठीक निकाला होगा, अगर नहीं है तो हम गलत होंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और चमकेगा, और चमके तो जोरदार बोलना, MMAR जल्दी बताना तुरंत से। के ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा में डॉटर न्यूक्लियाई का मास A-4 बटा A इंटू क्यू, यही तो आया है। अब देखो A ज्यादा होगा डिनोमिनेटर में, हां तो ये Q से कम हुआ ना, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है। और अगर डॉटर न्यूक्लियाई की बात करो तो ये 4 बटा A इंटू क्यू, 4 बटा A इंटू क्यू। हां साहब तो ये भी तो कम है Q से, और कम होना चाहिए क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो इन दोनों ने शेयर करी है। बताइए मजेदार बात आई कि नहीं आई? और ये सारी चीजें डिस्कस करना चाहिए, इससे क्या होता है कंसेप्ट ज्यादा अपने को समझ आती है। अब सुनिए, न्यूक्लियाई 220 एट रेस्ट डीके इनटू इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई 0.2। अच्छा डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी, अच्छा डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी है, डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी हो जाएगी 4 बटा Q/A। ये बेटा आपने को दिया है और Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इंटू A/4।
डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी है 0.2 मतलब 2/10, 4 इंटू मास नंबर है आपकी 220। तो ये कटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो ये आ जाएगा 110 से 10 कटेगा 11 एमईवी। मतलब ये रहा आपका आंसर। और बताइए, क्या बताएं, मजा आया कि नहीं आया? 0.8 बेटा गलत निकाले आप, इसने निकाल दिए होंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई दिया हुआ है ये, कोई बात नहीं, होता है होता है, मैंने ही पहले यही लिख लिया था, लेकिन तो डॉटर न्यूक्लियाई का काइनेटिक एनर्जी तो ये लिखेंगे ना। चलिए, अब यहां पे एक सवाल और है कि एक रिएक्शन दिया है यूरेनियम और थोरियम का ही है, देखिए 238 और थोरियम में 234 और अल्फा पार्टिकल निकला। इफ रेस्ट मास ऑफ थोरियम, यूरेनियम इतना है, रेस्ट मास यूरेनियम इतना है, थोरियम इतना है, अल्फा पार्टिकल इतना है, देन फाइंड क्यू वैल्यू। ये तो आराम से सॉल्व करने वाला सवाल है, आराम से सॉल्व करने वाला सवाल है। क्यू वैल्यू रिएक्शन का होता है मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो बेटा, इसमें से इन दोनों का मास घटा दोगे, इंटू सी स्क्वायर कर दो। तो ध्यान से देखो, यूरेनियम का मास तुमको दिया है 238.068 माइनस इसका मास दिया 234.032 और माइनस 4.0020 इंटू सी स्क्वायर एएमयू, ये एएमयू में है। एएमयू इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें रटवाया था 931.5 एमईवी, ये है तुम्हारा 931.5 एमईवी। और ये देखोगे ध्यान से 238.068 माइनस 234 और 4, ये भी 238 आ जाएगा, 448 इंटू 0.3 और 224, ये सही है एकदम, ये आएगा। अब इसमें से ये अगर घटाओगे 238 में 238 0 0 34, 8 में से 4 और 6 34, तो 0.34 इंटू 931.5 एमईवी। ओ हो, जोरदार मजे आ गए। अब 0.34 को 931.5 से गुना करो, ये तुम्हारा आ जाएगा क्यू वैल्यू। अब मेरे हिसाब से 0.1/3 मतलब 31.5 एमईवी के आसपास आना चाहिए, 31.2 एमईवी के आसपास आना चाहिए। बेटा रफ लिखा है मैंने, ये ऐसा कुछ आएगा, ये देख लो तुम कितना बन रहा। आई वॉन्ट टू राइट बॉय राइट MR स्टार बुक, आई वॉन्ट टू राइट, यू वॉन्ट टू राइट, मतलब तू मेरे से पढ़ ले, यही ऑनलाइन का सबसे बड़ा दिक्कत है भाई साहब। मास्टर बच्चे सब कॉपी करने लग जाते हैं। सब स्टार लगाएंगे, चोमू स्टार खोजना, तो चोमू स्टार। मैंक चौधरी, चोमू स्टार ढूंढना तू, रामलाल। हाँ बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, एक का नाम है चिंतामणि राय, सर हमने CR स्टार ढूंढा है, हमें CR स्टार ढूंढा है, मतलब सर चिंतामणि राय स्टार, क्या मैं नौकरी छोड़ दूं तो ये स्टार लगा ले, तू ये स्टार लगा ले, मैं नौकरी छोड़ देता हूं। भाई साहब जिसको देखो वही स्टार लगाएंगे। कॉपी कैट बनने से आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, इतना याद रखिए। आप यूनिक है, आप अपना स्टाइल रखिए, आप अपनी चीजें सोचिए, आप अपना कुछ इनोवेट कीजिए। दूसरी कॉपी करके आप कहां तक जाएंगे? दूसरे जैसे बन पाएंगे, उससे बेहतर तो नहीं बन पाएंगे। दूसरे की कॉपी करके दूसरे जैसे ही बन पाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा। उससे बेहतर बनना है तो और कुछ करिए। उससे बेहतर बनना है तो और कुछ करिए। चलिए, अब साहब आपको बीटा डीके पढ़ाया जाए, है ना। तो बीटा डीके में एक चीज जो आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी कि बीटा डीके दो तरह का होता है। सर कौन कौन से दो तरह का होता है? एक होता है बीटा प्लस डीके, एक होता है बीटा माइनस डीके। लेकिन यहां पे कन्वेंशनली अभी तक कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीछे वाले में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 0.034 होगा, सॉरी 0.034 होगा, सॉरी बेटा।
बकलोल स्टार। सुनो, बीटा डी के समझना, काइनेटिक निकाल लेना ना भाई। भाई काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना ना। अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पूछा है तो निकाल लेना ना। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा A-4/4 इंटू क्यू। अब सुनना, यहां पे एक कन्वेंशनली एक चीज फॉलो करते हैं। कन्वेंशनली एक चीज फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीटा डीके होता तो दो तरह का डीके होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। लेकिन सिर्फ बीटा डीके लिखा हो तो आप क्या मानेंगे? कहीं पे सिर्फ बीटा डीके लिखा हो तो बीटा माइनस डीके बाय डिफॉल्ट माना जाता है। तो कहीं से आप साइड में जाइए और यहां पे स्टार लगा के एमआर रट्टा लिख लीजिए। एमआर रट्टा इज नथिंग बट मार रट्टा। और यहां पे लिख लीजिए कि सिर्फ बीटा डीके लिखा हो, सिर्फ बीटा डीके लिखा हो, डीके लिखा हो तो हम बीटा माइनस डीके मानेंगे। बीटा माइनस डीके मानेंगे। ये बहुत लंबे समय से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। इसका रीजन मैं बताता हूं। ए को क्या रखूंगा? अरे भाई साहब तू चोमू है क्या यार? ये ओरिजिनल अल्फा पार्टिकल पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर 238 रखेगा। यही तो ए होता है और ये A-4 होता है और अल्फा पार्टिकल का मास 4। ये आपका ए है। कह रहा ए को के रखेंगे। भाई साहब बहुत चोमू है। तो दो तरह का बीटा डीके होता है। एक होता है बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन का डीके, बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन का डीके, बीटा माइनस डीके मतलब इलेक्ट्रॉन का डीके। इलेक्ट्रॉन को बीटा माइनस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल बीटा माइनस लिखा होता है, या ऐसा लिखा होता है बीटा -1 0 0। मास नंबर इसका 0 है और इसका चार्ज -1 है। इसका चार्ज होता है +1 जिसको हम बीटा प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बीटा माइनस डीके को पहले पढ़ेंगे, बीटा प्लस डीके को बाद में पढ़ेंगे। बीटा माइनस डीके बहुत पहले इन्वेंट हो गया था। बीटा माइनस डीके बहुत पहले इन्वेंट हो गया था, इसीलिए बीटा डीके को बाय डिफॉल्ट हम बीटा माइनस डीके मान लेते हैं। बीटा डीके को बाय डिफॉल्ट हम बीटा माइनस डीके मान लेते हैं। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है सर? ए मास नंबर रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। देखिएगा बीटा माइनस डीके मतलब नीचे गिरना मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाना। इसका रियल एग्जांपल होता है जैसे कार्बन 614 कार्बन है, ये कन्वर्ट होके 14 कार्बन में होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई एटम है X जिसका मास नंबर है A, एटॉमिक नंबर है Z। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से बीटा माइनस डीके करता है, मतलब ये एटॉमिक नंबर 1 से अपना बढ़ा लेता है। एटॉमिक नंबर देखो Z से हो गया Z+1, देखो 6 से 7। मास नंबर इसका सेम रहता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है बीटा, जिसको बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं, और यहां पे एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसको एक्सप्लेन साइंटिस्ट ने कैसे किया वो भी बताऊंगा। मैंने तो जुगाड़ से किया था कि एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलता है, तो जितने पार्टिकल होने चाहिए उतने एंटी पार्टिकल होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यह समझा दिया था। ठीक है बेटा, लेकिन साइंटिस्ट लोग इसको कैसे समझाते वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो इसका क्यू वैल्यू क्या होगा। तो क्यू वैल्यू बहुत इजी है। क्यू वैल्यू इसका बहुत इजी है। कैसे? तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है? इसमें एक्चुअल में हो रहा है कि एक तुम्हारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, यही तो हो रहा है। तो इसका क्यू वैल्यू दो तरीके से आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C²। ऐसे सिंपल आप लिख सकते हैं, ऐसे सिंपल आप लिख सकते हैं क्यू वैल्यू इस रिलेशन से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस रिलेशन से क्यू वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा मास ऑफ ZXA माइनस मास ऑफ Z+1 YA माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंटू सी स्क्वायर। सर न्यूट्रिनो का मास क्यों नहीं लिखा? न्यूट्रिनो मासलेस पार्टिकल है, बहुत इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 5000 टाइम्स 10,000 टाइम्स इसका मास कम होता है। ये एकदम ही मासलेस पार्टिकल है, तो इसलिए इसको नहीं लिखते। फटाफट बता दीजिए, क्या ये दोनों क्यू वैल्यू का इक्वेशन आपको समझ आया? ये दोनों क्यू वैल्यू का इक्वेशन आपको समझ आया? एक बार फटाफट बता दीजिए। ये बेटा जो मास लिखा है, ये न्यूक्लियर का मास है, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास। क्या ये दोनों जल्दी से समझ में आया? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अब क्यू वैल्यू इन अ बीटा डीके, क्यू वैल्यू इन अ बीटा डीके, बीटा डीके इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये नहीं पढ़ाते हैं लोग किताबों में, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके बता देता हूं, क्योंकि नीट 2013 में एक्सप्रेशन पूछ लिया था, उसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, एक्सप्रेशन ही पूछा था। तो सुनिएगा ध्यान से, कोई एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है, अगर वो वाई में कन्वर्ट होता है, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब जो क्यू वैल्यू आपने लिखा था वो क्या लिखा था? सर क्यू वैल्यू निकाला था मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर जेड, माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर है Z+1, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखा था। इसको अगर मैं कॉमन ले लूं ऐसे, तो इसको प्लस करा देता हूं, ऐसे कर लेता हूं। सर ऐसे करने का क्या मतलब है? ऐसे करने का मतलब सिंपल सा है, मैं कह रहा हूं कि एक्स का न्यूक्लियस का मास माइनस रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। क्या यह सही है? क्या यह सही है? एक बार जोरदार कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्या यह मैंने सही लिखा है? कुछ गलती तो बता दे भाई। सेकंड एक बार और, वही तो सेकंड मैंने लिख दिया यहां पे, सेकंड एक बार और बता दे, लिख ले, ये लिख, एक्स का मास माइनस इसका मास माइनस प्रोडक्ट का मास, इन दोनों का मास जोड़ दिया। समझ आया? अरे क्या होगा, बता क्यों नहीं रहा है? सो गया क्या कि भाग गया? सो गया कि भाग गया? जल्दी बता। करेक्ट, राइट 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 राइट, करेक्ट। अब सुन बेटा, अब सुन, करेक्ट। न्यूक्लियस के मास को कैसे लिख सकता है? न्यूक्लियस के मास को लिख सकता है एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जितने प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है ना, ये एटम तो न्यूट्रल है, तो यहां पे लिख सकते हो मास ऑफ एक्स एटम, मास ऑफ एक्स एटम माइनस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस जेड टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टर्म आएगा इसका। ये बेटा एटम का मास है, ये न्यूक्लियस का मास है, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास है। न्यूक्लियस के मास को कैसे लिख सकते हो? न्यूक्लियाई मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस का मास बराबर एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। तो एक्स न्यूक्लियाई का मास होगा एक्स के एटम का मास माइनस एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आ जाएगा आराम से। क्योंकि बहुत मुश्किल चीज है, ये नहीं मिलेगा तुमको कहीं भी, कहीं भी जाके वीडियो देख लेना, ये नहीं मिलेगा, तो समझ लो अच्छे से। और ये नीट में पूछा था, तो मैं आपको पढ़ा देता हूं। आपको जो मिलेगा क्यू वैल्यू सिर्फ ये मिलेगा लिखा हुआ, जाके आप पढ़ लीजिएगा कहीं भी, तो देख लीजिए अच्छे से। ये होगा माइनस ये वाला इनटू, अब इसका मास लिखोगे तो y का एटम का मास Z+1y माइनस y के कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो y में इलेक्ट्रॉन होंगे Z+1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूले का माइनस बीच में, ये आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का मास, ये माइनस वाला है इंटू C²। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका कॉपी बना रहा हूं, इसका कॉपी बना रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गए, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसको ऊपर लिखूंगा मैं, इस ब्रैकेट को खोल के ऊपर ले जाता हूं मैं इसको कॉपी करके, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है, हाँ ये आ गया। देख भाई, डन। लास्ट वाला रिपीट, ओके ओके, आई विल रिपीट, नो इशू। सुन मेरे दादा, ये क्या है? सर ये न्यूक्लियस का मास है। न्यूक्लियस का मास एटम का मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाई के एटम का मास
और y में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Z+1, तो Z+1 है, ये +1 है, अच्छे से लिख देता हूं। इसमें से इसका एटम का मास माइनस Z+1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। डन। ई का मास माइनस नहीं था, अरे किसको पढ़ा रहा हूं यार, क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, तेरी की। एक्स का मास माइनस वाई का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास में यह मैंने मास दोनों का घटाया है। अब मैं यहां पे ब्रैकेट लगा रहा हूं, मतलब माइनस को अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास बचेगा। अरे यार 8वीं 9वीं की चीज पढ़ानी पड़ रही यार। कौन है ये, आयुष राजपूत। बेटा बहुत गणित कमजोर है तेरा, बहुत गणित कमजोर है तेरा। अरे भाई साहब कैसे बताऊं इसको, ये माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां पे बार बार बोल रहा हूं कि बेटा ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का मतलब है कि ये रिएक्टेंट के मास में से इस प्रोडक्ट का मास घटाया है। बेटा ये x का मास है माइनस इस दोनों का मास जोड़ के इसमें से घटा रहा हूं। पिछले स्लाइड में देखो, पिछले स्लाइड में माइनस इसीलिए है कि मैंने इसको ऐसे लिखा था माइनस ऑफ दिस, और ये माइनस अंदर आएगा तो इसमें भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, अब सुन, अब देख ये एटम का मास है, ये ये न्यूक्लियाई का मास है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटाना है, तो पहले इसको लिख रहा हूं मैं, पहले सिर्फ इसको लिखा रिएक्टेंट वाला, तो रिएक्टेंट का एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दिया, ये माइनस बीच में आएगा। इसके एटम के मास में से इसके इलेक्ट्रॉन का मास घटाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, Z+1, तो Z+1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाया है, इसको लिखा है प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझ आया। अब ये देखो, ये आपका है Q वैल्यू, ये आपका Q वैल्यू है। अब यहां से बेटा ध्यान से देखना, ये है एटॉमिक मास ऑफ X माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखा, माइनस बीच में फॉर्मूले का है, इधर वाला टर्म मैं लिख रहा हूं, इधर वाला टर्म लिख रहा हूं, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Z+1 ऑफ Y माइनस Z+1 है ये, Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C², इंटू C², ये टर्म आएगा। ठीक है साहब, इसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। अब इस माइनस को अंदर ले जाओगे, जैसे इस माइनस को अंदर ले जाओगे ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस ZMe, जब ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाला टर्म है माइनस ZMe, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर, बचेगा मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y इंटू C², बस इतना बचा। एंड दिस इज नथिंग बट अ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के टर्म्स में यह रिजल्ट आता है, एटॉमिक मास के टर्म्स में यह रिजल्ट आता है, यह रिजल्ट आता है, और न्यूक्लियर मास के टर्म्स में यह रिजल्ट आता है। समझ आया, समझ आया, समझ आया। यह तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस एक्सप्रेशन याद रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब ही हो गया, सब में से कट गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कट गया। अब अगर तुम बीटा प्लस डीके की बात करो, किसकी बात करो, बीटा प्लस डीके, तो बेटा बीटा प्लस डीके का बात करोगे तो बीटा प्लस डीके में मास नंबर सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, डिक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो जाता है। अब यहां से जो इक्वेशन बनेगा, मान लीजिए कोई न्यूक्लियाई है X, इसका एटॉमिक नंबर है A, Z मास नंबर है A, ये कन्वर्ट हुआ Y में, इसका मास नंबर सेम रह गया, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, ये निकालेगा पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। क्या ये बात आपको इक्वेशन से समझ आई? हां। अब यहां पे जब Q वैल्यू लिखोगे तो Q वैल्यू आएगा मास ऑफ ZX
माइनस, देख बेटा ये कॉमन ले रहा हूं मैं, ये क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, ऐसे ऐसे कॉमन ले रहा हूं, ये रिएक्टेंट का मास है, माइनस ये प्रोडक्ट का मास z माइनस वन ऑफ मास ऑफ y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन के मास के बराबर होता है। बेटा ये प्रोडक्ट का मास, ये रिएक्टेंट का मास को सब्ट्रैक्ट किया इंटू सी स्क्वायर, ये आएगी इसकी क्यू वैल्यू, ये आएगी इसकी क्यू वैल्यू, ये आएगी इसकी क्यू वैल्यू। ये आपने लिखा है न्यूक्लियर मास, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर मास के टर्म्स में ही लिखते हैं। लेकिन अगर इसको एटॉमिक मास के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, किसके टर्म्स में कन्वर्ट करूं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में कन्वर्ट करो, इसको कॉपी कर लिया बेटा, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में कन्वर्ट करो, तो एक बार तुम खुद करो इसको, तभी तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, कलम चलाना जरूरी है, एक बार खुद करो, इसको कन्वर्ट करो एटॉमिक मास के टर्म्स में। जब एटॉमिक मास के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा Q बराबर मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो सर, सही बात कर रहे हो एकदम। इस बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कटेगा, नहीं बच जाएगा। इसको तुम्हें याद रखना है, बोर्ड में ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, नीट में आता है तो तुम्हें इसको याद रखना है, कन्वर्ट करके एक बार देख ले, बाकी याद रखना है, बाकी तुम्हें याद रखना है। अब इसको याद रखने का तरीका ये ऐसे रख सकते हो कि बीटा प्लस डीके में 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एक्स्ट्रा प्लस टर्म आता है, ये रहता है, बीटा माइनस में वो कट जाता है, ये एटॉमिक मास के टर्म्स में, ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड एटॉमिक मास ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो होगा ना बेटा, नहीं लिखा है क्या, ये लिखा तो है न्यूट्रिनो, लेकिन न्यूट्रिनो का मास 0 होता है एकदम, न्यूट्रिनो मासलेस है, चार्जलेस है, तो उसका तो नहीं लेंगे ना, उसका तो नहीं लेंगे ना, न्यूट्रिनो होगा, एंटी न्यूट्रिनो नहीं। मैंने क्या लिखा है, न्यूट्रिनो तो लिखा है बेटा, क्या बक रहा है बे, क्या बक रहा है, मैंने, हो सकता है कि स्लिपिंग ऑफ टंग होगा, मैंने गलत बोल दिया होगा, न्यूट्रिनो है ये, सही तो लिखा है, और बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो सही है एकदम, क्या बक रहा है रामलाल। या तो इसको खुद प्रूफ करो, अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो, मजा आ रहा है तो खुद प्रूफ करो, नहीं तो इसको याद रखो। आयुष राजपूत फिर बदतमीजी कर रहा है। बेटा एक बार ढंग से समझो, थोड़ा सा, थोड़ा रुक के थोड़ा समझो बेटा, जल्दीबाजी में मत करो। लास्ट स्लाइड में माइनस लिखा है भाई साहब। अरे एक बात बता, यहां भी मैंने यहां पे प्लस लिखा है, जब इस माइनस को अंदर ले आऊंगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा ना। फिर बदतमीजी कर रहा है जबरदस्ती का। अब सुनो, आइंस्टाइन, सॉरी आइंस्टाइन कर रहा हूं, साइंटिस्ट लोगों ने इसका एग्जिस्टेंस होने का प्रूफ कैसे दिया, वो सुनो ध्यान से। उन्होंने बोला कि बीटा माइनस की बात करें या बीटा प्लस की बात करें, हम बीटा माइनस की बात करें या बीटा प्लस की बात करें, जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये हो गया बीटा माइनस वाली इक्वेशन, ये हो गई बीटा माइनस वाली इक्वेशन। और बीटा प्लस वाली इक्वेशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ये ई प्लस निकलता है, ये हो गई बीटा प्लस वाली इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन बस इतना ही था, पहले इक्वेशन बस इतना ही था, इतना ही इक्वेशन था। और यहां से अनुराग कह रहा है सर एटॉमिक मास में क्यों कहते जब इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करते। देखो बेटा, क्यू वैल्यू हम न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिखते हैं, समझ ही नहीं आया, चल मैं ही खराब आदमी हूं, पढ़ाना नहीं आता मुझे। जब हम क्यू वैल्यू लिखते हैं ना तो उसमें न्यूक्लियर मास लिखते हैं, ये न्यूक्लियर का मास लिखा है यहां पे, देखो ये न्यूक्लियस का मास है, ये देखो न्यूक्लियस का मास है, ये जो क्यू वैल्यू लिखा है हमने न्यूक्लियस के मास के टर्म्स में लिखा है, ये न्यूक्लियस का मास है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास, ये क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास। इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास। अच्छा
अब होता तो न्यूक्लियर मास के टर्म्स में, लेकिन एटॉमिक मास के टर्म्स में आपको लिखना अगर है, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ आता है, तो आप न्यूक्लियर मास को लिख सकते हैं एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको कन्वर्ट किया इसलिए माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। अब सुनो ध्यान से, बीटा माइनस डीक्यू या बीटा प्लस डीक्यू, बहुत पहले यही था इक्वेशन था, इनिशियली इक्वेशन यही था, इनिशियली इक्वेशन यही था। या फिर इसको अगर एक्स और वाई के टर्म्स में लिखोगे तो बीटा माइनस का इक्वेशन क्या था बोलो? बीटा माइनस का इक्वेशन था, कोई एटम है एक्स जिसका एटॉमिक मास है जेड, मास नंबर है ए, ये कन्वर्ट हुआ वाई में, ये हो गया जेड प्लस वन, वाई एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इक्वेशन था बीटा माइनस का। और बीटा प्लस का ये इक्वेशन था, ये कन्वर्ट हुआ वाई, जेड माइनस वन, ए मास नंबर ए ही रहेगा, ई प्लस, ये इक्वेशन था। बस इतना, बस इतना, बस इतना सा। तो लोगों ने सोचा कि यार ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई, यहां भी डॉटर न्यूक्लियाई होता है। हां भाई, डॉटर न्यूक्लियाई हर जगह होता है, डॉटर न्यूक्लियाई। और ये इलेक्ट्रॉन, एक बात बताओ, क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा? हां, दो ही पार्टिकल तो निकले हैं। अगर ये दो ही पार्टिकल निकले हैं, दो ही पार्टिकल निकले हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई और ये इलेक्ट्रॉन, अब मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बहुत 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 ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हां सर, तो जो भी क्यू वैल्यू आएगी इसमें भी तो क्यू वैल्यू आएगा, प्लस क्यू तो ऐड करोगे इसमें। प्लस क्यू नहीं किया था क्या मैंने पहले ऐड? मेन इक्वेशन में प्लस क्यू तो ऐड करेंगे, तभी तो क्यू वैल्यू निकाला है हमने यहां पे सॉरी बेटा, ये प्लस क्यू, ये मेन इक्वेशन में प्लस क्यू तो ऐड करेंगे ना, प्लस क्यू ऐड नहीं करेंगे आप, तभी तो रिलीज एनर्जी क्यू की वैल्यू आपने यहां पे लिखा है। वो जो क्यू होगा, क्या वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही जाना चाहिए सारा का सारा? बीटा पार्टिकल ही सारे काइनेटिक एनर्जी को लेके जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 99%, 99% ई प्लस आएगा यहां पे। थैंक यू बेटा पिंकी, धन्यवाद। हाँ या ना? क्योंकि अल्फा पार्टिकल में देखोगे तो डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल का मास थोड़ा कंपेरेबल है, इसका 4 है तो इसका चलो 200 है, तो भाई साहब कुछ कंपेरिजन तो है ना, 20 गुना ज्यादा है या 40 गुना ज्यादा है, यहां तो 2000 गुना ज्यादा है, 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में इसका मास बहुत 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 बड़ा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन, सारा काइनेटिक एनर्जी ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वही कंज्यूम कर लेना चाहिए, वही एनर्जी कंज्यूम कर लेना चाहिए। हां या ना? नहीं सब लोग हां बता दो। चैट आ क्यों नहीं रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बच्चे नहीं पढ़ रहे या चैट करने में दिक्कत हो रही? समी आलम सर, एक बात को कितनी बार बताओगे? ठीक है बेटा, आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, सारी आनी चाहिए, सही बात है, क्योंकि इसकी मास बहुत कम होती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, यही बीटा पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल एक्सपेरिमेंटली। तो ग्राफ ऐसा आया, ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसा है, एक्सपेरिमेंटली ये बनाया है, मैंने नहीं बनाया, इसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटली ये बनाया गया है। मतलब हमें तो ये उम्मीद थी, थ्योरेटिकली
कि जो भी यहां पे क्यू वैल्यू होगा वो डॉटर न्यूक्लियाई लेके नहीं जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब देखा गया तो ग्राफ ऐसा है, इस ग्राफ का मतलब यह है कि इस काइनेटिक एनर्जी के कुछ इतने पार्टिकल हुए, इस काइनेटिक एनर्जी के कुछ इतने पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल हैं इस काइनेटिक एनर्जी के, मतलब सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आया है। जब सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आया है, मतलब हर काइनेटिक एनर्जी के कुछ पार्टिकल है, हर काइनेटिक एनर्जी के कुछ पार्टिकल है, हर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल है इस काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग इतने पार्टिकल है। मतलब कोई एक पार्टिकल होना चाहिए यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी शेयर कर रहा होगा, क्योंकि ये तो डॉटर न्यूक्लियाई कुछ शेयर कर ही नहीं पा रहा, डॉटर न्यूक्लियाई तो शेयर कर ही नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई पार्टिकल होना चाहिए। लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन पार्टिकल ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने थ्योरेटिकली नाम दिया कि एक न्यूट्रिनो निकल रहा होगा, यहां पे न्यूट्रिनो निकल रहा होगा, वहां पे निकला एंटी न्यूट्रिनो और यहां पे निकला न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो, क्योंकि बेटा ये एंटी पार्टिकल तो न्यूट्रिनो और ये पार्टिकल तो ये एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको, मासलेस है, बहुत ज्यादा मास कम होता है इसका, एकदम मासलेस मतलब वेरी वेरी लेस मास, वेरी वेरी लेस मास, बहुत 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 कम मास है। दूसरी खास बात इसमें चार्जलेस है, चार्जलेस है। अगर कोई पार्टिकल चार्जलेस और मासलेस हो तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल के पास निगेटिव चार्ज है तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाएगा वो, तो उसको डिटेक्ट करना आसान है। चार्ज है, अगर किसी पार्टिकल के पास मास है तो मास की वजह से डिटेक्ट हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब डिटेक्ट हो गए, लेकिन न्यूट्रिनो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन एक पार्टिकल वहां पे और होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में भी बहुत 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 कम मास होगा, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस क्यू वैल्यू को शेयर कर रहा होगा। इस ग्राफ से, एक्सपेरिमेंटली इस ग्राफ से हमें पता चला, लेकिन इसको डिटेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये चार्जलेस और मासलेस है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, जनरली ये हम पढ़ाते समय इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल, ये जो बीटा माइनस डीके है, तुमने देखा कि एक्स जब वाई में कन्वर्ट होता है ना, एक न्यूक्लियाई एक्स जब वाई में कन्वर्ट हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन था कहां से निकला है? ये इलेक्ट्रॉन निकला कहां से है? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकला है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में तो कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो निकला कैसे? तो बेटा सुनना, जो कह रहा हूं ना सुनना अच्छे से, मजा आ जाएगा इसका जवाब सुन के। बीटा माइनस डी के होता किसका है सर? अनस्टेबल न्यूक्लियाई का। कौन सा अनस्टेबल न्यूक्लियाई सर? जो यहां पे है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। हां सर, एनर्जी तो ज्यादा है। अब वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा, स्टेबिलिटी की तरफ जो बढ़ा, तो उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुए, और जब एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो वहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर पैदा लिया वहां से न्यूक्लियस के अंदर, और वहीं बाहर इजेक्ट हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो पैदा लिया है डीके में। देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और वहां से एक इलेक्ट्रॉन भी पैदा लिया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया। न्यूक्लियस के अंदर पैदा लेता है, फिर वो बाहर निकलता है। समझ में आया कि नहीं आई? ये बात फील आई कि नहीं आई? चलो, तो यहां तक रहा आपका बीटा डी के। चलिए, गामा डी के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, गामा डी के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और बहुत सारे सवाल है गामा डी के पे, अल्फा डी के पे कॉम्बाइंड, वो सब करेंगे। फिर हम लोग रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। समझ आया होगा सारे कंसेप्ट, अल्फा डी के फॉर्मूला याद हो गए होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डी का और बीटा डी के। तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट हो तो भी बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रॉन पैदा क्यों लेगा? इलेक्ट्रॉन पैदा लेगा चार्ज बैलेंस करने के लिए।
इलेक्ट्रॉन पैदा क्यों लेगा? कर, ये मॉडर्न फिजिक्स है बेटा, इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन होते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए। अच्छा, चार्ज बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, चार्ज तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बैलेंस होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का पैदा करना मजबूरी है। और बता, कर डाउट पूछ, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पे डिस्कस करने बैठे ना, जरूरी है डिस्कस करना। बता, समझ में आया? अच्छा, डीके का कंसेप्ट तो तुम्हें जोरदार मैंने सीडीओ से समझाया था, ग्राफ में समझाया था। डीके क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए, जीवन झंड है उसका, चाहता है स्टेबल होना, इसलिए होता है। तो इसलिए एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन भी कन्वर्ट पैदा लेता है चार्ज बैलेंस करने के लिए। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन तो अंदर रह गया और इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट होकर बाहर आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, इसलिए वो डीके होकर बाहर आया। बोल अब समझ आया? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा लेक्चर भी रखेंगे बहुत जल्दी, थोड़ा सा समय मिलने दीजिए, 3-3 4-4 क्लास चल रही है अभी, जरूर रखेंगे। आपका सिलेबस हम टाइम से कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा।